हाँ सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। कार्टून स्टडी का पार्ट सेकंड है ये। आप सभी लोगों ने क्या कहते हैं हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग में पहला पार्ट देखा होगा। क्लास 11th के बच्चों के लिए हमने स्पेशली जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन थे, हाल फिलहाल में स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं और साथ में जो CBSE बेस्ड स्टूडेंट है जिनका NCERT बेस्ड है उनका MCQ के रिगार्डिंग में आ जाता है। तो जो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में आप देख के चलिएगा। हालांकि मैंने सारे कवर करे हुए हैं, पहले पार्ट में जितने कवर कर लिए थे वो कवर हो गए हैं और अब हम दूसरे पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो कुछ कार्टून स्पेशल है, आप इन्हीं 10-12 कार्टून की स्टडी कर लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और एग्जैक्टली इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं कार्टून को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर हम उसको करेंगे, जिससे आपका टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो इस कार्टून की तरफ हम देखें तो इसमें एक व्यक्ति है जो एक तरफ मुंह के ऊपर अगर आप देखें तो कपड़ा पहने हुआ है ना, और साथ में कुछ यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं जो उसकी फोटो खींच रहे हैं। और आपकी बुक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। बुक के अंदर स्टेटमेंट ये लिखी हुई कि पुरानी आदतों को छोड़ो, कैमरे के सामने आओ, कैमरे के सामने आओ, अब तो तुम्हें टिकट मिल गया है और चुनाव लड़ना है। मतलब एक तरीके का ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कैमरे के सामने नहीं आ रहा है और कह रहा है कि टिकट मिल गया है और तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इससे कुछ रिगार्डिंग में सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंटेड। ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? ये कार्टून रिप्रेजेंट करने की ये कोशिश कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है, मतलब एक अपराधी है। अपराधी व्यक्ति एक पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो रहा है और अब उसे पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि एक अपराधी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ता है और लड़ता आ रहा है। ये एक एग्जांपल नहीं, रैंडमली किसी भी सरकार में चले जाओ, यूपी साइड में तो इतने सारे दबंग लोग भी आपको मिलेंगे जो स्पेशली क्या कहते हैं क्रिमिनल होते हैं और फिर वो पॉलिटिशियन के अंदर आते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो दैट इज इसमें दिखाने की कोशिश करिए पुरानी आदत मतलब क्रिमिनल वाली चीज़ें छोड़ो, अब आप पॉलिटिशियन बन चुके हैं, आपको टिकट मिल चुकी है, अब आपको लोगों को फेस करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुड अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस क्राइम टू बी बेयर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन। क्या सही मायने में गंभीर अपराधों से संलिप्त अपराधी, जो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, अगर वो क्रिमिनल है और उसको पॉलिटिशियन बनाया जा रहा है तो क्या ऐसे लोगों को इलेक्शन से दूर रखना चाहिए या नहीं? तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑफकोर्स ऐसे लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की ज़रूरत है, पर हमारे डेमोक्रेसी की सबसे खराब बात जो है वो यही है कि हम इन लोगों को दूर नहीं रखते हैं, हम इन लोगों को दूर ही नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि वो बंदा अगर क्रिमिनल है और अगर वो पॉलिटिशियन बन रहा है तो वो अपने वोटर्स को धमकियाँ दे सकता है। वो कैंडिडेट जो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल सकता है, वो पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मसल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे लोग बुलेट्स में बिलीव रखते हैं, गोलियों में बिलीव रखते हैं, गोलियों में, ना ही कि ऐसे लोग बैलेट पेपर पे बिलीव रखते हैं, है ना। सो दैट इज वाई हमें कहीं ना कहीं क्लास 11 की पॉलिटिक्स में आपको समझना जरूरी है। जो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव वाला चैप्टर है, रिप्रेजेंटेशन वाला, चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें क्लियर कट बताया गया है कि इलेक्शन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, ऐसे लोगों को इलेक्शन में डालने की जरूरत नहीं जो क्राइम से रिलेटेड हो, है ना। ठीक है, क्लियर है, सॉरी। तो ये चीज है हमारी, ठीक है। तो इतना है। अब इसे देखिएगा, नेक्स्ट कार्टून है। नेक्स्ट कार्टून यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके की लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के बिना कोई भी मंत्री परिषद नहीं होता। ये कार्टून बताता है किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। भाई ऑल वी नो दैट, अगर आपने देखा हो फर्स्ट FTPT है ना, फर्स्ट FPTP हाँ, ये हमने देखा था फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि सार्वधायिक जीतों वाली प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जिस भी वोटर्स को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती है उसका ही क्या कहते हैं मंत्री परिषद उसी का ही हेड बना देता है उन लोगों को जिसमें लोगों को चुना गया है। मतलब एग्जांपल के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर बीजेपी के कैंडिडेट को ज़्यादा सीटें मिली है तो उन्हीं की कैंडिडेट का जीता हुआ व्यक्ति ही PM बनाया जाता है। तो ऑफकोर्स ऐसा बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही ज़्यादातर सबसे बड़े डिसीजन लेता है और मंत्री परिषद को उनकी बातें माननी पड़ती है, उनकी बातें सुननी पड़ती है। क्लियर है, इतना तो आप लोगों को क्लियर ही है, ऑफकोर्स ऐसा है। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि मंत्री परिषद किस तरीके से बाहर है और प्रधानमंत्री का वेट कर रहा है ना।
तो इसमें यही दिखाने की कोशिश करिए कि व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मंत्री परिषद बोलते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है। व्हाट डज द कार्टून कन्वे, ये कार्टून क्या कन्वे कर रहा है, क्या लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज समटाइम बाउंडेड द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब यही है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे आज की डेट में अमित शाह है, राजनाथ है, कितने वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, ये सारे के सारे बाउंडेड होते हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और ये सारे के सारे पीएम के अंडर में ही रहते हैं। तो ये कार्टून ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके बिना बताए, उनके बिना पूछे, उनसे बिना कुछ डिसीजन लिए कोई भी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस सीटें मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार लेके आई थी, ऑफकोर्स लेके आई थी 2014 के अंदर लेके आई थी ना, सभी को पता है। अब अगर हम देखें तो एमपी तो भाई लोकसभा का भी होता है और एमपी जो होता है वो राज्यसभा का भी होता है, ये सभी लोगों को पता है। और 300 अगर एमपी हैं, 300 अगर एमपी है, मैं मान लेता हूँ 300 एमपी लोकसभा के, अगर लोकसभा के 300 एमपी हैं तो इन लोकसभा के 300 एमपीओ को सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाया जा सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने का मतलब सिंपल सा है कि वो एमपी भी रहेगा, साथ में उसको मंत्रालय भी दिया जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम लगभग 28 से 30 मंत्रालय हैं और सिर्फ 28 से 30 मंत्रालय ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 28 से 30 मंत्रालय बनते हैं तो सारे 300 एमएलए एमपी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एमपी, ज़रूरी नहीं कि सभी को कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाए, अब वो भी एक एमपी ही होता है, लेकिन बस दोनों की कंपैरिजन में ये होता है कि अगर एक एमपी है, मान लीजिए वो भी एमपी है, दूसरा एमपी भी है, दोनों एमपी सेम है, लेकिन एक एमपी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, एक एमपी को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी जाती है। तो सोचिए हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया तो इस एमपी के और इस एमपी में काफ़ी अंतर हो जाता है। इस एमपी को भाई थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा इसकी वैल्यू होगी, ऑफकोर्स होगी, ये तो हमें पता ही है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखी जा रही है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाती है। ओके, सो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है। और यहाँ पे यही चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है और इसी पे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी है। व्हाई डू बी पीपल वांट टू बी मिनिस्टर्स। जो 300 एमएलए हैं सभी में से लोग मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं? भाई क्यों बनना चाहते हैं? सिंपल सी बात है, मिनिस्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे मिनिस्टर के कंपैरिजन में एडवांटेजेस लेना चाहते हैं और वो यात्रा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो मंत्री बनना चाहते हैं। द कार्टून सीम्स टू बी सजेस्टेड दैट इट्स ओनली फॉर द पार्क एंड द स्टेटस, देन व्हाई देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर द सम पोर्टफोलियोज। मतलब अगर क्या कहते हैं मिनिस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बहुत सारे सुख सुविधाएं ही मिलती हैं, तो क्यों फिर क्या कहते हैं सारे लोग पोर्टफोलियोज के पीछे भागते रहते हैं। तो भाई अगर आप देखो तो मिनिस्टर बन गया, आप एमपी बन गए, तो वैसे भी आप बहुत बड़े कामकाज कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर। बहुत सेवाएं वाले काम होते हैं, सुख सुविधाएं वाले काम होते हैं, जिसमें हम पैसा निकाल लेते हैं, जैसे हम पैसा निकाल लेते हैं, सेटिंग से काम कर लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हर व्यक्ति चाहता है कि अगर उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो उसको ऐसा पोर्टफोलियो मिले जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पटसन मंत्री बनाया जा रहा है, आपको कपड़ा मंत्री बनाया जा रहा है, स्पेशली आप कपड़ा उद्योग से रिलेटेड हो, लेकिन कपड़ा उद्योग के कंपैरिजन में ये पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना उस पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में। दूसरा अगर मैं कहूँ आपको कि आपको क्या कहते हैं परिवहन मंत्रालय बनाया जा रहा है, तो परिवहन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत बड़ा मिनिस्टर होता है, उसमें बहुत पैसा होता है, तो इसलिए सही पोर्टफोलियो मिलने के पीछे भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अर्निंग जो होती है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस पावर जो होती है वो बनी रहती है। सही पोर्टफोलियो मिलने की वजह से इंसान को बेटर स्टेटस मिलता है। मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है किसी देश का, सोचिए रक्षा मंत्री में और कोयला मंत्री में बहुत अंतर होता है। दोनों ही पोर्टफोलियो है लेकिन दोनों की स्टेटस फिर अलग हो जाएंगे, दोनों की बातचीत थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ओके ठीक है, क्लियर है, इतना ये जानना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी स्टेट के अंदर ना कभी कभार किसी स्टेट के अंदर क्या होता है, किसी स्टेट के अंदर ये होता है कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है और दूसरी पार्टी मैंने बोल दिया कोई लोक सेवा पार्टी है, तीसरी पार्टी मैंने बोल दिया कोई बीजेके पार्टी है, कोई भी ऐसी पार्टी है। अब स्टेट के अंदर क्या होता है कभी कभार ना जो सरकारें होती है ना उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो समाजवादी पार्टी क्या करती है दो पार्टियों के साथ क्या कर देती है अपना कॉलिशन बना देती है।
कोऑर्डिनेशन बनाने की वजह से मान लीजिए कि इनके पास 12 मिनिस्टर्स इन लोगों को बनाने हैं, और वो भी स्टेट लेवल के 12 मिनिस्टर्स को बनाना है। अब स्टेट लेवल के 12 मिनिस्टर्स को बनाना, तो कुछ मिनिस्टर्स उनको इसमें से लेने पड़ेंगे, कुछ मिनिस्टर उनको इसमें से लेने पड़ेंगे। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, एक तरीके से वीक गवर्नमेंट हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए उनको दूसरी छोटी और पार्टियों से पूछना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री विश्वास मत जीतकर भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए समाजवादी पार्टी की एमएलए जो है ना, एमएलए समाजवादी पार्टी के मान लीजिए 100 से ज्यादा एमएलए इन्हीं के हैं, और उसके बाद इसके पास 12 एमएलए, इसके बाद 17 एमएलए। तो 17 एमएलए वाला 12 एमएलए वाला ये भी कहीं ना कहीं 100 एमएलए वाले पार्टी को कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस दिखाएगा, क्योंकि भाई वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बना रहा है, उसको एक तरीके से मदद दे रहा है। तो इस 100 एमएलए वाली सरकार को इस 12 और 17 वाले एमएलए वाली सरकार से भी मिलकर रहना पड़ेगा। इसलिए इस कार्टून में दिखाया गया कि विश्वास मत जीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो नेता है उसकी परेशानियों का हल बरकरार है, मतलब परेशानी है उसे अभी भी। क्यों? क्योंकि डिसीजंस के लिए उसको 12 और 17 एमएलए का साथ लेना पड़ेगा। तो व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट? ये कार्टून यही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस तो मिल गया, मतलब उसको वोटर का कॉन्फिडेंस मिल गया लेजिस्लेचर के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर्स है स्टेट लेवल का, उसने दूसरे और लोगों को साथ जोड़े, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। वो हैप्पी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो पावर है ना वो लिमिटेशन हो गई। मतलब अब वो अगर क्या कहते हैं डिसीजन लेगा तो इंडिपेंडेंट नहीं लेगा, उसे दूसरों से पूछना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट जो होती है ना, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट हमेशा कमजोर होती है, गठबंधन सरकारें हमेशा कमजोर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्टून है। नेक्स्ट कार्टून हमें ये बताने की कोशिश करता है कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट का काम करना है, विकास का काम करना है, तो हर डेवलपमेंट या हर मंत्रालय को, मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री है, और अब हेल्थ मिनिस्ट्री ये होगी केंद्र सरकार के लेवल पे। उसके बाद क्या होता है कि स्टेट लेवल पे भी हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं राज्य स्तर पे, तो आपको पता है कि राज्य को हमेशा केंद्र सरकार से मैं कहता हूँ अनुदान के लिए या पैसे के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि संसद एक हकीम की तरह है, और सभी मंत्रीगण यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं अपने पैसों के आवंटन के लिए। मतलब अगर हेल्थ मिनिस्ट्री को 200 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए, तो आपको पता है कि उसका कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, और ये 2000 करोड़ का सेंक्शन जो होगा वो हमारा कहाँ से होगा, संसद से ही होगा। तो वो सेंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए यहाँ पे संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट? तो कार्टून एक तरीके का एक ऐसा वो है जो मनी बिल को सेंक्शन करता है, जो पैसे को सेंक्शन करता है। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियली? तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो पार्लियामेंट कैसे फाइनेंशियली कंट्रोल करता है? तो कहने का मतलब ये है कि संसद ही है जो पूरी तरीके से सारे टैक्सेशन को कंट्रोल करता है। इवन पता होता है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से अगर न्यू टैक्स का लॉ ला रही है तो लोकसभा के अंदर यानी कि संसद के अंदर उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई मंत्री है, बल्कि प्रधानमंत्री है, सरकार देश को चला रही है, और एग्जीक्यूटिव अगर उसके मेंबर हैं, तो एग्जीक्यूटिव ऐसे नहीं कोई भी टैक्सेशन बिल ले आएगी तो उसको लोकसभा में ही वो बिल पास करवाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं वो घर बैठे बैठे पास करवा ले और किसी मंत्रालय को इतना पैसा उठा के दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट? फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट की क्या होती है? तो सिंपल से एक शब्दों में समझ लीजिए कि जितनी भी सरकार होती है उनको रिसोर्सेज के लिए पैसे का क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, उनके देश में राज्य में प्रोग्राम चलाने का इम्प्लीमेंटेशन वो संसद से ही निकल के जाता है। मान लीजिए कि हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट अपना पैसा जो है जल विकास की प्रणाली पे लगाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपने वहाँ के एमएलए जो होंगे वहाँ से सैंक्शन होगा पैसा, जब जाके उसको मिलेगा पैसा, अदरवाइज पैसा नहीं मिल सकता, वो अपनी जेब से पैसा नहीं ला सकता। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट कार्टून है ये। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि संसद के अंदर कभी कभार किसी ना किसी बिल को लेके झगड़ा होता रहता है। हमेशा राज्य सरकार और राज्य सरकारों में और सेंट्रल में स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं आपका केंद्रीय सरकार में लोकसभा और राज्यसभा की दोनों का झगड़ा होता रहता है, किसी ना किसी बिल को लेकर झगड़ा होता रहता है। तो बिल के ऊपर आपने देखा होगा, अगर आप संसद देखते होंगे तो उसमें क्या कहते हैं बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी क्यों लड़ रही है कांग्रेस से, कांग्रेस क्यों लड़ रही है बीजेपी से, वो सब दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो इस कार्टून में यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ठीक है बहस जो है, बहस यहाँ पे बिल को लेके हमेशा हर कोई अपना इंडिविजुअल डिस्कशन करता रहता है, इंडिविजुअल डिस्कशन करता रहता है बिल को लेके कि भाई कौन किसको मानेगा, कौन सा बिल किसके पास जाना चाहिए, किस पे किसकी सहमति होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट हाउ इट वाज प्रपोज्ड बिल रिजॉल्व, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, मान लेते हैं हम
कि कोई शिक्षा के ऊपर अभी बात होनी है एग्जाम्पल के लिए। अब शिक्षा के ऊपर कभी कभार ऐसा होता है कि राज्यसभा भी एग्री नहीं होता, वो कह रही है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और कोई कह रहा है कि नहीं 6 से 15 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। अब इन दोनों पे डिस्कशन चल रही है, राज्यसभा कह रहा है कि 14 साल, लोकसभा कह रहा है कि 15 साल, ऐसे कह रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर ऐसे टाइम पे बिल को सॉल्व करने के लिए, सही समाधान के लिए क्या किया जाता है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? ऐसे सिचुएशन में किया जाता है दोनों का जॉइंट सेशन बैठाया जाता है। जॉइंट सेशन बोलते हैं संयुक्त सत्र। ये संयुक्त सत्र जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। पेपर के अंदर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति पूरी तरीके से क्या करता है? जॉइंट सेशन साल में 2 बार बुला सकता है, और ऐसे बिल को साथ में पेश किया जाता है जहाँ पे दोनों का सलाह मशवरा ठीक नहीं हो रहा है। इस तरीके से क्या होता है कि जॉइंट सेशन बैठाया है। अब मान लीजिए जॉइंट सेशन में भी डीड लॉक हो गया, मतलब जॉइंट सेशन में भी बातचीत प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो यहाँ पे जो फैसला माना जाएगा ना, वो लोकसभा का ही माना जाएगा। अब आप कहेंगे लोकसभा का क्यों माना जाएगा, राज्यसभा का क्यों नहीं माना जाएगा? तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा के जो भी एमपी होते हैं ना, वो पूरी तरीके से डायरेक्टली जनता से चुन के आते हैं, है ना, डायरेक्टली जनता से चुन के आते हैं, और ये लोग इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, तो इसीलिए जनता के प्रति सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लोग होते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये वाला है, वॉकआउट से रिलेटेड है। वॉकआउट हमेशा पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट होता रहता है, ये रहने दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये बेसिक काम का नहीं है। हाँ, ये वाला पेपर के अंदर आया था एक बार, इस साल आने के इसके चांसेस कम है। ये वाला भी चांसेस कम है क्योंकि पेपर से बाहर है। ये वाला चांसेस पेपर के अंदर आने का है। ये चांसेस पेपर के अंदर आने का इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद 1950 के बाद अगर आप देखें तो ये जुलाई 1953 का कार्टून है। आप लोग क्लास 11th में है, क्लास 12th के अंदर भी आपको ये कार्टून देखने को मिलेगा, कार्टून क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 1950 के अंदर ऐसा बोला जाता है कि सभी राज्य को बनाने की मांग हुई थी, और राज्य को भाषा के आधार पर बनाने का तय किया गया था। फजल अली कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। 1953 के अंदर इसको बनाया गया था, 1953 के अंदर। और भाषा के आधार पर सबसे पहले विशाल आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। और जब भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो पीएम थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट है जो ये कह रहे हैं कि अगर भाषा के आधार पर आपने आंध्र प्रदेश को बना दिया है तो भाषा के आधार पर हमको भी बनाया जाए। अब यहाँ पे नेहरू जी कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसी भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों को बना दिया जाएगा तो फिर ऐसे तो पूरे भारत के अंदर कितने राज्य बन जाएंगे, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कितने राज्य बन जाएंगे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर आप नोटिस करेंगे इस पे कार्टून पूछ लिया, व्हाट डज मैसेज डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो इसमें क्या मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है, इसमें दिखाने की कोशिश करी है न्यू स्टेट्स की मांग। हर कोई कर रहा है। हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड के अंदर हमने कहा था कि हम लोग क्या कहते हैं कॉमन कल्चर के बिहाव पे या भाषा के बिहाव पे हम लोग क्या कहते हैं राज्यों का निर्माण करेंगे। शुरुआती समय में हमारे पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन आज के डेट में 28 हो गए, डबल हो गए। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप, कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, याद रखिएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन्होंने 1956 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। बना तो 53 में था, लेकिन 1956 के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी रिकमेंडेशन दी और ये कहा कि भाषा के आधार पर आप ऐसे ऐसे राज्यों को बना सकते हैं। तो ये बन गए थे, ठीक है ना। तो विशाल आंध्र सबसे पहले बना था। ऑफ कोर्स लास्ट कार्टून अगर आप एम्पायर देखें तो डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे सारे देश के अंदर अलग अलग पार्टियां या अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप के लोग रह रहे हैं। मतलब खेल के मैदान में भारत के अंदर अगर हम देखें तो कितनी पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियां डेमोक्रेसी के अंडर में रह के ही काम करती है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट, कार्टून क्या दिखा रहा है? तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एक साथ खेल रहे हैं, हमें दिख रहा है ये। और यहाँ पे एम्पायर कौन है? एम्पायर डेमोक्रेसी है। वो कहता है बेटा कोई भी खेल लो, लेकिन लोकतंत्र सर्वोपरि है। वाई डेमोक्रेसी हैज बीन रेफर्ड एज एन एम्पायर, क्योंकि सभी लोगों को डेमोक्रेसी के हिसाब से ही काम करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब लोकतंत्र के अंदर या संविधान के अंदर कोई भी गलतियां होंगी, कुछ भी कमियां होंगी, वो सारी की सारी चीजें डेमोक्रेसी के हिसाब से ही सॉल्व करी जाएगी, ठीक है ना। ये कार्टून जो मैंने कराए हैं ये सारे कार्टून आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर आप दूसरे और प्लेटफॉर्म पे हैं तो साथ में जुड़ने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको सारे के सारे कार्टून्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।